Bismillahirrahmanirrahim. Respected all students, today we people are going to learn about the chapter number 12. The title of this chapter is the specified quoting conditions. As I committed कि मैंने आप लोगों को स्पेसिफाइड कोटिंग कंडीशंस और इस बिगैस सीसी पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 कोर्स की उर्दू जुबान में आसान लफ्जों में कंसेप्ट जो है वो थ्रो करने हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। जो चैप्टर नंबर 12 है ये है स्पेसिफाइड कोटिंग कंडीशंस के बारे में। स्पेसिफाइड कोटिंग कंडीशन यानी कि वो कौन सी मखसूस कंडीशंस हैं, हालात हैं, टर्म्स हैं जिनके अंदर ये बताया जाता है, पेंट मैन्युफैक्चरर ये बताता है कि इसमें आप पेंट अप्लाई कर सकते हो और इसमें पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास एज ए इंस्पेक्टर दो चीजें, दो पैरामीटर्स होते हैं। जब भी हम पेंट की बात कर रहे हैं तो नंबर एक तो पहले तो हमने फॉलो करना होता है जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट डेटा शीट में जो डेटा दिया गया है, जो इंडिकेशंस दी गई हैं, जो डायरेक्शंस दी गई हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। और दूसरी जो चीज है वो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है। ये क्लाइंट्स की स्पेसिफिकेशन से मुराद वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जो वो ये चाह रहा होता है कि ये रिजल्ट्स मुझे चाहिए। तो क्लाइंट्स की जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारे पास मौजूद है। तो दो चीजें हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है या जिनके दायरे कार में रहते हुए हमने काम करना और करवाना होता है। पहला क्या है कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट डेटा शीट होती है जिसको हमने फॉलो करना है, और दूसरी चीज जो है वो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन है। इन दोनों चीजों को बड़ा स्ट्रिक्टली हमने फॉलो करना होता है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम क्वालिटी वर्क करवाएंगे, हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए क्वालिटी रिजल्ट्स लेंगे। अगर इनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स जो है वो भी हमारे डेविएट कर देंगे, वो हमें रिजल्ट्स जो है जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। क्लियर है? आजकल तो बकायदा वो कहता है स्पेसिफिकेशन के अंदर कुछ फ्रेज लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जब ये कंडीशंस मौजूद हो तो पेंट अप्लाई ना करें, और जब ये कंडीशंस हो तो पेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस तरह के फ्रेजेस जो है वो स्पेसिफिकेशन के अंदर बाकायदा लिखे जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ना आपको चंद मिसालों से वो बात को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले जो उसने इब्तदाई पैराग्राफ लिखा है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसी को ही वो बयान कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। चैप्टर नंबर 12 क्या है? स्पेसिफाइड कोटिंग कंडीशंस। इसमें a manufacturer's product data sheet will indicate under which ambient conditions a paint coating can or cannot be applied। कहता है मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट डेटा शीट है जो हमें ये इंडिकेट करती है कि कौन सी एम्बिएंट कंडीशंस हैं जिसमें आप पेंट या कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं कर सकते। The client specification may sometime be little stricter। याद रखें बाज दफा जो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बड़ी सख्त होती है। However, in all cases, चाहे वो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो हमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट डेटा शीट में कुछ चीज इंडिकेट किए जा रहे हो, वो कहता है वो तमाम केसेस के अंदर इट इज द स्पेसिफिकेशन व्हिच टेक्स प्रेसिडेंस। और फिर उसमें स्पेसिफिकेशन के अंदर बकायदा ये भी लिखा होता है आजकल, इट इज कॉमन प्रैक्टिस नाउअडेज टू इंक्लूड अ फ्रेज, कि आजकल ये फ्रेज लिखा जाता है कि सच एज व्हेन दीज कंडीशंस डू नॉट प्रिवेल और सिमिलर टू अलाउ कोटिंग टू कंटिन्यू यूजिंग स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं जब ये कंडीशंस प्रिवेल कर रही हो या ना कर रही हो तो उस सूरत में आप जो है वो कोटिंग कर सकते हैं या प्रोडक्ट जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे टिपिकल स्पेसिफिकेशन यूज्ड टू बी, जैसे कुछ अक्सर स्पेसिफिकेशन में इस तरह लिखा होता है कि टिपिकल स्पेसिफिकेशन यूज्ड टू बी किस तरह लिखा होता है? इट इज नॉट परमिसिबल टू अप्लाई पेंट्स, कि पेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है, पेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है। कब पेंट अप्लाई करने की इजाजत? नीचे चार आपको कंडीशंस दे दी गई हैं कि जब ये कंडीशंस हो तो पेंट अप्लाई नहीं करे। अब देखिए मैंने पहले कहा कि स्पेसिफिकेशन के अंदर ये फ्रेज बकायदा लिखा जाता है कि आपको पेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है। कब नहीं है? जब ये कंडीशंस प्रिवेल कर रही हो। वो कंडीशंस क्या हैं? जैसे मिसाल के तौर पर बारिश हो रही है,
तो बारिश के दौरान पेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है। बर्फबारी हो रही है तो पेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है। तेज हवा चल रही है तो पेंट अप्लाई करने की इजाजत नहीं है। क्लियर है? यही पहला पॉइंट है कि ड्यूरिंग रेन, स्नो और हाई विंड्स दिस क्लास वुड बी सेंसिबल इवन इन मॉडर्न स्पेसिफिकेशन। कहते हैं आज की जो मॉडर्न स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर भी ये क्लॉज बाकायदा मेंशन होती है कि रेन, स्नो और हाई विंड्स के दौरान आपने पेंट अप्लाई नहीं करना। सेकंड क्या है? When the air or the metal temperature is down to within 3 degrees C above the dew point temperature, still common in the specification, but can be overridden by giving alternate system. कहते हैं याद रखें कि जहां कहीं आप पेंट अप्लाई करने लगते हैं पहले वहां का ड्यू पॉइंट मालूम कर लें। क्या मालूम कर लें? ड्यू पॉइंट मालूम कर लें। ड्यू पॉइंट क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था कि ड्यू पॉइंट बेसिकली उस टेम्परेचर का नाम है जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स जो हवा में मौजूद सस्पेंडेड वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी कंडेंसेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी जगह पे काम करने लगे हैं तो वहां का पहले ड्यू पॉइंट मालूम करें, फिर आप हवा का टेम्परेचर, जिसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर भी कह रहे हैं, हवा का टेम्परेचर या मेटल का टेम्परेचर वो मालूम करें। अगर आप हवा का टेम्परेचर मालूम करते हैं और वो टेम्परेचर है अबव द ड्यू पॉइंट, यानी ड्यू पॉइंट से ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा? अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, यानी अगर ड्यू पॉइंट आ जाता है 5 तो 3 ये ऐड कर दे तो 5 और 3 8, 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो पेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि विद इन 3 डिग्री है अबव द ड्यू पॉइंट बट विद इन 3 डिग्री, मेटल का टेम्परेचर या हवा का टेम्परेचर अबव द ड्यू पॉइंट बट विद इन 3 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर ड्यू पॉइंट मालूम किया तो वो पता चला कि जी वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर 6 है तो पेंट अप्लाई नहीं करेंगे, 7 है तो पेंट अप्लाई नहीं करेंगे, 8 है तो पेंट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि विद इन 3 डिग्री है ना। विद इन क्या है? 3 डिग्री है, इस वजह से ये बात हो रही है। फिर दोहरा दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में आ सकती है कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो याद रखें। वो कहते हैं कि आपने जिस मेटल के ऊपर पेंट करना है ना उस मेटल का टेम्परेचर मेजर कर लें, या वो मेटल जिस हवा में मौजूद है उस हवा का टेम्परेचर मालूम कर लें। मेटल का और हवा का टेम्परेचर जो है वो विद इन 3 डिग्री अबव द ड्यू पॉइंट हो तो पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। विद इन 3 डिग्री अबव द ड्यू पॉइंट, यानी ड्यू पॉइंट से ज्यादा लेकिन 3 डिग्री के अंदर अंदर अगर है तो फिर पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल दे दी कि ड्यू पॉइंट है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 डिग्री इसमें मजीद देखें तो 5 6 7 8, तो 5 से 8 3 डिग्री ये बन गए। तो इसके बिटवीन अगर टेम्परेचर है, चाहे वो मेटल का है चाहे एयर का है, तो पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है बात ये? When the air or the metal temperature is below 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कहते हैं जब हवा या मेटल का टेम्परेचर, अब ड्यू पॉइंट के साथ रिलेट करके नहीं इस पॉइंट में बताया जा रहा, यहाँ सिंपली बात की जा रही है कि जब वैसे ही टेम्परेचर हवा का या मेटल का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो वहां पे भी पेंट ना अप्लाई करें। क्यों ना करें? बेसिकली ये होता है ना कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है एक कम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जब आप पेंट लगाएंगे ना तो पेंट के में मौजूद जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट बड़े स्लो होंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम है। कम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट वेपर्स बड़ी स्लोली स्लोली जो है वो इवेपोरेट होते हैं। अब देखे सॉल्वेंट इवेपोरेट होंगे तो केमिकल क्योरिंग स्टार्ट होगी ना। सॉल्वेंट इवेपोरेशन होंगे तो हमने पीछे पढ़ा कि पॉलीमराइजेशन का अमल स्टार्ट होगा, केमिकल क्योरिंग होगी। अगर सॉल्वेंट इवेपोरेट ही इतना स्लो है, सॉल्वेंट इवेपोरेशन रेट ही इतना स्लो है कि फिर ऐसे लगता है जैसे केमिकल क्योरिंग या पॉलीमराइजेशन का अमल ना होने के बराबर है, वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, समझ लें। इस वजह से ये कहा जाता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चूंकि कम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट इवेपोरेशन रेट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन जो है या केमिकल क्योरिंग जो है या पॉलीमराइजेशन का अमल जो है
वो सुस्त पड़ जाता है, इंतहाई सुस्त पड़ जाता है। ऐसे लगता है जैसे अभी कोई क्योरिंग हो ही नहीं रही, यानी पेंट फिल्म लिक्विड से ड्राई में कन्वर्ट हो ही नहीं रही, वो टाइम ज्यादा लेती है, बहुत स्लो है। तो इसलिए फिर ये कहा जाता है कि आप बेहतर ये है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पेंट अप्लाई ना करें। जब हवा का टेम्परेचर 5 डिग्री हो या मेटल का टेम्परेचर 5 डिग्री हो तो पेंट अप्लाई ना करें। अब आगे क्या है, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 90%। आपने पढ़ा ना ह्यूमिडिटी क्या होती है, हमने कहा प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। कहते हैं अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, आगे जाके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूँ। देखिए जी, रिलेट लफ्ज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एक ऐसी जगह जिसकी ह्यूमिडिटी 100% है और आपको पता है कि यहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी है, उसको जब आप किसी दूसरी जगह के साथ रिलेट करके बताते हैं कि उसकी निस्बत यहाँ पे 60% है, यानी वहां पे अगर 100% है तो उसकी निस्बत दूसरी जगह पे क्या है, 60% है, 40% है, 50% है या 80% है, ये आप जो बता रहे हैं ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब कौन सी ऐसी जगह है, गौर करें, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी होती है। आपको पता है अगर फ्लोइंग रिवर के ऊपर चले जाए तो फ्लोइंग रिवर में पानी ही पानी मौजूद है और मुसलसल वहां पे सॉल्वेंट वेपोरेट हो रहा होता है, यानी वाटर वेपोरेट हो रहता है, इतना ही वेपोरेट हो चुका होता है कि वहां हवा उसके फ्लोइंग रिवर के पास जो हवा है उसका यूनिट एरिया आप ले लें तो उसमें आप देखेंगे 100% ह्यूमिडिटी होगी। कितनी होगी, 100% ह्यूमिडिटी होगी। लेकिन उसको आप जब उस एरिया को कंपेयर करें जहां आप बैठे हैं, आप खुशकी वाले एरिया पे बैठे हैं, तो वहां कंपेयर करें तो आप कहते हैं कि 40% है, यानी उस वहां पे 100% है तो उसकी निस्बत यहाँ पे 40% है, यहाँ पे क्या है, 40% है। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब वो कहते हैं कि याद रखें अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे हवा में ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा है तो वहां पे भी पेंट अप्लाई ना करें, वहां पे भी पेंट अप्लाई ना करें। क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि कुछ अल्टरनेटिव भी होते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम 90% मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो पेंट अप्लाई नहीं करें, लेकिन बेसिकली ये एक बेंचमार्क भी है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप पेंट सिस्टम चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा पेंट यूज कर लेना मॉइस्चर क्योरिंग पेंट या मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन्स, जिसमें पीछे पढ़ के आए थे कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर को बतौर सॉल्वेंट यूज करके क्योर हो जाती है। तो ये वो है मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन्स। कहते हैं अगर 90% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो आम पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता अगर आप ये करते हैं कि 90% से ज्यादा है तो फिर आप मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन पेंट का इस्तेमाल कर लें, यानी पेंट सिस्टम चेंज कर लें, अल्टरनेट कर लें। ऐसा पेंट जो हवा में मौजूद या एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स को यूज करते हैं क्योर होने में, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे फिर से दोबारा सम अप करते हैं या समराइज करते हैं जी। समराइज कैसे हमने किया, हमने देखा जी, हमने कहा कि किन कंडीशंस में पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात, स्पेसिफिकेशन में ये मोस्टली बात लिखी हुई होती है। पहली बात क्या है कि जनाब बारिश हो रही हो, बर्फबारी हो रही हो, तेज हवाएं चल रही हो तो पेंट अप्लाई नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पहले ड्यू पॉइंट मालूम करें, और अगर मेटल का टेम्परेचर या हवा का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के विद इन 3 डिग्री सी है तो पेंट अप्लाई नहीं करते, और अबव 3 डिग्री सी है तो फिर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब अगर मेटल का टेम्परेचर जो है या हवा का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां भी पेंट अप्लाई ना करें। फिर कहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मोर देन 90% है तो पेंट अप्लाई ना करें, अगर करना ही है तो फिर वहां पे मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन पेंट का इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है बात। उसके बाद आगे क्या है जनाब, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट को मैं डेफिनेशंस को बड़ा डिटेल के साथ आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ एक चीज जरा गौर करें, हमने बात की थी, हमने कहा कि यार हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं, आपने देखा गर्मियों में अक्सर जब पानी है, जब उसको टेम्परेचर मिलता है हवा को तो हवा गर्म हो जाती है, हवा गर्म होती है, और जो वाटर वेपर्स हैं ये भी टेम्परेचर मिलने की वजह से, हीट अप होने की वजह से वाटर जो है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है।
वो वेपराइज होकर हवा का हिस्सा बनता है। एक चीज याद रखें, जैसे जैसे हवा गर्म होती जाएगी फिर वैसे वैसे वाटर वेपर्स को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती जाएगी। बल्कि एक फार्मूला ड्राइव कर दिया गया है, बता दिया गया है कि जनाब हर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर हवा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पहले से दुगनी हो जाया करती है। जितनी ज्यादा गर्मी होती जाएगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। जैसे कि आजकल गर्मियों का सीजन है, तो गर्मियों में आपने देखा है कि जो है वो कोई भी चीज या इवन आप कपड़े भी धो के रख दें तो वो भी जल्दी खुश्क हो जाए। क्या है वो वाटर वेपर्स कहाँ गए? वो वाटर वेपर्स हवा होल्ड कर रही है। तो हर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो हवा की पहले से दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन अगर इसी का उलट ले लें, वाइस वर्सा कर लें, हम कहते हैं कि अगर हर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रह जाती है, हाफ रह जाती है। तो अगर हाफ रह जाती है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में, ड्यू ड्रॉप्स की सूरत में, बारिश के ड्रॉप्स की सूरत में गिरना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे बात? अब हमने ये देखना है कि जनाब चूंकि बात हुई है ऊपर कुछ कंडीशंस में कि जनाब ड्यू पॉइंट, एयर टेम्परेचर, मेटल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन चीजों की, इन कंडीशंस की बात हुई कि जब ऐसी कंडीशंस हो तो पेंट अप्लाई करते हैं नहीं करते। तो डेफिनेटली एज एन इंस्पेक्टर हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ड्यू पॉइंट कैसे मेजर करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करनी है। ये हमारा रोजमर्रा का काम है। हमने जिस मेटल के ऊपर पेंट लगाना है उस मेटल का टेम्परेचर कैसे मेजर करना है। हमने जिस हवा में वो हमारी मेटल पड़ी हुई है उस हवा का टेम्परेचर कैसे मेजर करना है। ये हमारा काम जो है वो रोजमर्रा का काम होगा। बल्कि 2 टाइम का कम से कम काम होता है। सुबह के टाइम जब आप चार्ज लेते हैं पेंट एप्लीकेशन के वक्त, फिर सेकंड टाइम भी आप जब उसे क्लोज करते हैं, उसके अलावा दरमियान में भी आप ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम ये 2 टाइम तो जरूर आप जो है ना वो रीडिंग्स लेते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखने के लिए। क्लियर होगी बात जी? अब इस काम के लिए करते क्या है सबसे पहली बात कि वायरलिंग हाइग्रोमीटर है जिसको हम एस्पायरेटेड हाइग्रोमीटर भी कहते हैं, साइग्रोमीटर भी कहते हैं और स्लिंग हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। कहते ये वो कुछ हाइग्रोमीटर्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर नोट करते हैं। जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नोट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे है। ये देखें, ये एक वायरलिंग हाइग्रोमीटर है। इस वायरलिंग हाइग्रोमीटर में ये जो ब्लैक सी इसकी मुट्ठी या हैंडल नजर आ रहा है आपको, इसमें ये देखें ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर 2 थर्मामीटर नजर आ रहे हैं। आप थर्मामीटर का जो आगे वाला सफेद चमकदार सा हिस्सा होता है उसे बल्ब कहते हैं। यहाँ पे आप देखें उन्होंने बल्ब के साथ, एक के साथ लिखा हुआ है ड्राई बल्ब और एक दूसरे के साथ लिखा हुआ है वेट बल्ब। ड्राई बल्ब को ड्राई बल्ब क्यों कहते हैं और वेट बल्ब को वेट बल्ब क्यों कहते हैं, ये याद रखें जी। वेट बल्ब इसलिए कहते हैं कि ये जो एक बल्ब है इसके गिर्द कॉटन विक लपेट दी जाती है। कॉटन की विक, क्या किस चीज की? bulb covered by कॉटन विक wick is known as a है wet ना, bulb. वो लपेट दी जाती है। जैसे ये देखें कॉटन विक जो है वो लपेट दी। जब आप कॉटन विक्स लपेट देते हैं तो इस कॉटन का एक हिस्सा, ये जो आपको गोल सा हिस्सा ब्लैक सा नजर आ रहा है, बेसिकली इसे वाटर रेजरवायर बोलते हैं। इसके अंदर पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो कॉटन विक का एक हिस्सा यानी कॉटन की बत्ती बनाएं और उसका एक हिस्सा बल्ब के ऊपर लपेट दें और दूसरा हिस्सा यहाँ से सुराख में से गुजार कर वाटर रेजरवायर में डाल दें। अब वाटर रेजरवायर में डेफिनेटली पानी जो है वो ये कॉटन इस पानी को जज़ब करेगी और कॉटन सारी की सारी वेट हो जाएगी। और कॉटन जब तक वेट है तो डेफिनेटली इस थर्मामीटर का जो बल्ब है वो भी वेट हो जाएगा। तो लिहाजा इस थर्मामीटर से जो रीडिंग ली जाती है वो वेट बल्ब रीडिंग कहलाती है या वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो ड्राई बल्ब है वो वैसे खाली है बल्ब और उसके ऊपर कोई चीज नहीं है, इसलिए वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर किया जाता है। याद रखें जो जितना ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वही एयर टेम्परेचर है बेसिकली। मेरे बात, तो वेट बल्ब और ड्राई बल्ब दोनों का टेम्परेचर नोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्लिंग हाइग्रोमीटर या वायरलिंग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या है कि सिंपली जनाब
आपने इसकी इस हैंडल को पकड़कर आपने उस तरफ मूव कर लेना है जिस तरफ हवा आ रही है। पहले देखें, याद रखें, इसका इस्तेमाल करने से पहले 2-3 बातों का खास ख्याल रखना होता है। पहली बात यह है कि जहां पेंट अप्लाई करवाना है उस सबस्ट्रेट के पास, बिल्कुल पास खड़े होकर आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। ये नहीं है कि दूर, मीलों दूर खड़े और वहां टेस्ट करेंगे, एनवायरमेंट तो हर जगह एक ही है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? जिस जगह पे पेंट अप्लाई करवाना है वहां पे नजदीक रहते हुए आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। दूसरी बात, आपने ये देखना है कि हवा का रुख किस तरफ है। आज जिस तरफ हवा का रुख है उस तरफ आप अपना रुख कर लें, उस तरफ क्या कर लें, अपना रुख कर लें। और रुख करने के बाद आपने इस हैंडल से इसको घुमाना शुरू कर देना है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि जहां आप खड़े हैं वहां हवा नहीं तेज चल रही होती है, आपको पता नहीं चलता कि हवा का रुख किस तरफ है। तो फिर आप क्या करें कि अगर आपको हवा नहीं लग रही तो फिर आपने एक जगह पे रुक के जो है ना वो ये काम नहीं करना, फिर आप हल्का सा चलना शुरू कर दें। चलते हुए आपने इसको घुमाना है, चलते हुए इसको आपने घुमाना है। घुमाना कितना घुमाना चाहिए? वो कहते हैं जनाब जितना तेज आप घुमा सकते हैं। बेसिक होता ये है कि वो कहते हैं टू कंसेक्टिव स्पिन्स पे 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ रहा हो। अब देखें 2 कंसेक्टिव स्पिन्स पे देखें टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा होता है, तो हम डेफिनेटली, हमें तो आइडिया नहीं हो रहा था ना कि इतना टेम्परेचर या 2 कंसेक्टिव स्पिन्स पे कैसे फर्क पड़ सकता है। तो और दूसरी उसने एक और पैरामीटर दिया है कि जनाब कम से कम 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको आपने घुमाना है। कितना घुमाना है? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब देखें ये ना तो हम मीटर में चीजों को मेजर कर सकते हैं कि कितने मीटर की स्पीड से हम इसको घुमा रहे हैं, क्योंकि मैनुअली आप इसको घुमा रहे हैं। और ना ही हमें ये पता चलेगा कि जनाब 2 कंसेक्टिव स्पिन्स पे 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है, या हमें ये पता चलेगा कि 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 2 कंसेक्टिव स्पिन्स पे पड़ना चाहिए, और ना हमें, हमने जो कहा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं इसको रोटेट करें जितना आप तेजी से रोटेट कर सकते हैं, और कम से कम कितने सेकंड के लिए करना है? 30 to 40 सेकंड के लिए, 30 to 40 सेकंड के लिए आप इसको रोटेट करें। 30 to 40 सेकंड के लिए रोटेट करें, स्टॉप करें। और सबसे पहले इसमें जब आप स्टॉप करते हैं तो रीडिंग लेनी है ना, तो सबसे पहले वेट बल्ब वाले थर्मामीटर से रीडिंग नोट कर लें। वेट बल्ब वाले थर्मामीटर से रीडिंग नोट करें, फिर बाद में ड्राई की लें। तो ये एहतियात है, जितना डिले आप करेंगे ना, जितना डिले करेंगे वेट बल्ब की रीडिंग लेने में, क्योंकि जैसे आप इसको घुमाना बंद करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर अप होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही आपने इसकी रोटेशन बंद की है तो सबसे पहले और फौरन वेट बल्ब टेम्परेचर नोट कर लें, फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर नोट कर लें। इन दोनों कामों से जब आप And the ये uncovered bulb is called the dry bulb. The instrument also has a reservoir. Before start using the hygrometer, a bit of preparation and precautions are needed, and these involve the following. Check that the wet bulb sensor is covered entirely by the wick. Fill the reservoir and saturate the wick of the wet bulb entirely with water. Several minutes may be needed for total saturation of the wick. Avoid touching the wick, because doing so may leave oil or dirt behind. Keep the dry bulb entirely dry. Be ecologically friendly by not whirling the hygrometer in direct sunlight near the heat source. The technique for using a hygrometer is: face the wind and hold the handle of hygrometer well away from the body. Whirl the hygrometer rapidly, and after 30 seconds stop the motion and quickly read the wet bulb temperature. Go back to whirling the hygrometer for another 10 seconds and then read the wet bulb temperature for the second time. Continue this system of whirling until 3 successive readings are the same or the wet bulb temperature becomes stable. When the temperature stabilizes, read and record first the wet bulb temperature. Next, read and record the dry bulb temperature. While reading the thermometers, keep your body, hands, and any warmer or colder objects as far away as possible from the thermometer bulbs.
After the wet and dry bulb temperature is established, a psychrometric table or psychrometer calculator is utilized to ascertain relative humidity and dew point of the air. The psychrometric table needs wet bulb depression value. The wet bulb depression value is the difference between the dry and relative humidity and dew point using the psychrometric calculator. Study the directions given on the calculator. मदद से जो है वो आप मेजर करेंगे। देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर ले लिया और वेट बल्ब टेम्परेचर लिए। ये ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर के इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी बकायदा इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी गई हैं। आपने सिंपली इस इंस्ट्रक्शन को जो लिखा हुआ उसको फॉलो करना है। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है जो रेड कलर में है, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये जो स्केल बना हुआ है ये सारा वेट बल्ब टेम्परेचर का स्केल बना हुआ है रेड कलर में, और ये जो ब्लैक कलर में ये क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का स्केल बना हुआ है। तो आपने करना क्या है, जो वेट बल्ब का टेम्परेचर है और जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर है उन दोनों को पहले नोट किया वायरलिंग हाइग्रोमीटर की मदद से। उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाता है जी 10 डिग्री और दूसरा आ जाता है जनाब सपोज 15, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 15 आ जाता है। तो आपने क्या करना होता है, 10 और 15 को एक दूसरे के आमने सामने करना होता है। 10 और 15 को एक दूसरे के आमने सामने करना यानी अलाइन करना होता है। यानी वेट बल्ब और ड्राई बल्ब को जो है ना वो अलाइन करना होता है। जैसे ये देखो ये First, align wet and dry bulb temperatures, then find the wet bulb temperature in the dew point window to get the dew point temperature. कहते हैं जब आप इन दोनों को अलाइन कर लेना, 10 और 15 है या 20 और 25 है या 30 और 45 है, जो भी है इन दोनों को आपने अलाइन कर लेना। अलाइन करने के बाद अब आपने ये देखना है कि जो वेट था सपोज अगर 20 है और ड्राई जो है वो 30 है, तो 20 और 30 को यहाँ अलाइन करें और फिर जो 20 है वो वेट बल्ब का रीडिंग है ना कम से कम। तो 20 से ये जो नीचे वाली विंडो है जिसे हम इलिप्टिकल विंडो कह रहे हैं, ये वाली जो नीचे वाली विंडो है ये इलिप्टिकल विंडो है। ये विंडो बेसिकली आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताएगी। तो यहाँ से आपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे लेना है कि पहले इन दोनों को अलाइन कर लें ऊपर वाली को, उसके बाद में नीचे देखें कि अगर 20 वेट बल्ब टेम्परेचर 20 है तो 20 के सामने जो रीडिंग लिखी होगी ऊपर इलिप्टिकल विंडो के अंदर इसको नोट कर लें। ये जो नोट करेंगे ये आपका ड्यू पॉइंट होगा। ये क्या होगा, ड्यू पॉइंट होगा। ये आपका पहला प्रैक्टिकल भी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाजम आना है आपके प्रैक्टिकल में भी, पेपर में भी आना है। For relative humidity, you would have to line up dew point and dry bulb temperatures to find the relative humidity in the relative humidity window. You can also refer to ASTM E337 Method B for a better understanding of the use of a whirling hygrometer or sling psychrometer. Thanks for viewing our video. Now you are ready to handle a whirling hygrometer properly to obtain air temperature, relative humidity, and dew point. If you enjoyed this audio visual, please like it and subscribe to our IOGS International YouTube channel for more updates and new video notifications. ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया जी व्हर्लिंग हाइग्रोमीटर की मदद से किस तरह हमने जो है वो मालूम करना है। मैं फिर भी आपको एक छोटा सा और क्लिप दिखाता हूँ जहाँ से आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर और क्लियर नजर आएंगी। ये देखें, पहले तो कंडीशंस आ गई, वो हमने सबको पता चल गया। ये व्हर्लिंग हाइग्रोमीटर है, ठीक है, एस्पिरेटेड हाइग्रोमीटर भी इसे कहते हैं। ये है वो ड्यू पॉइंट कैलकुलेटर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कहते हैं फर्स्ट किया ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 15 और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 10। तो यहाँ पे देखें ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 10 और 15 इन दोनों को आपस में अलाइन कर दिया। दोनों लाइनें एक दूसरे के बराबर है ना। यहाँ पे अलाइन होने के बाद हमने कहा कि वेट बल्ब का कितना है 10, फिर नीचे यहाँ पे 10 के सामने इलिप्टिकल विंडो 5 आ रहा है ना, तो ये ड्यू पॉइंट 5 है। बस इतनी सी बात है, समझ रहे बात कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। ऊपर हमने ये कहा कि ये जो रेड है ये वेट बल्ब टेम्परेचर और नीचे ड्राई बल्ब, और लिखा भी हुआ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्या करना है, वेट और ड्राई को आपस में अलाइन करना है। जैसे हमने क्या किया 15 और 10 को अलाइन किया, ये 10 और ये 15 दोनों को अलाइन कर लिया। ये देखें दोनों लाइनें एक दूसरे के आमने सामने कर ली। करने के बाद हमने कहा जो वेट है ना वो है 10, तो ये 10, तो 10 के बिल्कुल सामने जो इलिप्टिकल विंडो में वैल्यू आ रही है जैसे 5 डिग्री सी है, तो
तो ये ड्यू पॉइंट है, बस इतना सा काम है। ठीक है, अब इसी को कैसे मेजर करना है फर्दर देख लेते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी आपको और दिखाते हैं। This is to show how to calculate dew point and relative humidity using Alcometer 114 dew point calculator. Let's say, for example, you take measurement of the ambient temperature, then you will get dry bulb temperature. You can find how much the dew point is. This is the way. So you see there is, देखिए जी, ये वेट बल्ब let's say, टेम्परेचर 32 लिया और degree. वेट बल्ब 28 है और ड्राई बल्ब है 30। First, अब 28 और 32 को आपस में अलाइन you कर, can 28 और 32 find how इसका आप much 28 the ले dew लें point is. वेट का, This is the way. So you 25 see 26 you 7 find 8 9 and 10, तो 28 ये ले the लें value of the और wet यहाँ पे bulb 32 temperature, इसका, which is 28. ये So अलाइन be करना है here. जनाब, यहाँ तक है Then you 28, match it with the dry यहाँ पे bulb 32 के साथ temperature मैच करना है। 32. Should be here. ठीक है, जब आपने मैच कर लिया Okay. तो आप Then 28 in this मिनिमम वैल्यू थी तो उसके सामने देखना है कि आपका कितना in ड्यू this पॉइंट scale, है। you will find the dew point by compare it with the wet bulb. So as you see, the wet bulb is 28 here. So you find the dew point is 27. 27 ड्यू पॉइंट निकला है। ठीक है, अब अगर आपको ड्यू पॉइंट का पता है ना, तो ड्यू पॉइंट और फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को अलाइन करके आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाली। Then now you want to see what is the relative humidity. अब देखें ड्यू पॉइंट हमारे पास कितना है 27 You और find ड्राई बल्ब टेम्परेचर you कितना point the 32, dew point तो temperature 32 first, which और is 27 को आपस 27. में अलाइन कर दो। So the place should be here, and then the dry bulb temperature was 32. जब वो You match अलाइन it. कर लें तो ये जो लाइन है ना जहाँ RH लिखा हुआ है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, Okay, इसमें match सामने now. इसके लाइन And पे you will जो find आएगा, that वो the ह्यूमिडिटी current relative humidity is 75. See here, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। it's showing 75%. इस तरीके से जो है ना वो हम ड्यू पॉइंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, तो मुश्किल सर जी इसकी जनाब, वीडियो जो है ना वो ग्रुप में सेंड करते हैं। ये जो भी ये आप आपको सारा जब आ जाएगी तो फिर क्यों परेशान हो जाए। उसके बाद बेटे देखिए, एयर टेम्परेचर हमने क्या, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ गया, ड्यू पॉइंट भी मालूम कर लिया और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मालूम कर लिया। अब रह गई क्या चीज कि मेटल का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। मेटल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के समझ लें आलात हैं। एक तो लिम्पिड मैग्नेटिक गाज है, दूसरा टच पायरोमीटर है, तीसरा डिजिटल थर्मामीटर है। और ये जो तीनों है ना, लिम्पिड मैग्नेटिक गाज, टच पायरोमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ये ऐसे हैं कि इनको आप जो है वो मेटल के साथ इसको लगाएं तो ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, और तकरीबन 15 मिनट्स तक का टाइम देना पड़ता है, फिर उसके बाद रीडिंग आती है सही। लेकिन थर्मोकपल एक ऐसा है जो सिर्फ लगाए मेटल के साथ और फौरन डिजिटल रीडिंग दे देता है कि जनाब इतनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मेटल का टेम्परेचर भी आप मेजर कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई मसला है तो पूछें।